हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है जुडिशरी। हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट के बारे में सेपरेट वीडियोस में पढ़ेंगे। अब तक हमने पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर ख़त्म कर दिया है बाय टॉपिक वाइज। आप जाके देखिए, आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे सारे नोट्स। जुडिशरी सिस्टम, इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है, इंटीग्रेटेड है और पिरामिडल स्ट्रक्चर है। मतलब कि जो बेस है वो वाइड है, कि जो नंबर ऑफ कोर्ट्स सब ज़्यादा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, फिर जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो एपेक्स जो होता जाएगा वो टेपरिंग होता जाएगा, पॉइंटेड होता जाएगा। क्योंकि इंडिया में सिर्फ एक ही सुप्रीम कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट्स हैं और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ज़्यादा है नंबर में। सुप्रीम कोर्ट के बारे में अब तक आर्टिकल 123 में ऑर्डिनेंस के बारे में बात की गई थी, प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस के बारे में। अब 123 के बाद 124 से शुरू होता है सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 1 सुप्रीम कोर्ट शुरू होता है जो 147 तक बात करता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। जो नंबर ऑफ जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में वो पार्लियामेंट बाय लॉ डिसाइड होता है। बाय लॉ मतलब कि सिंपल मेजॉरिटी से, more than 50% of the member present and voting to prescribe the number। तो ये क्या हो गया, अब पार्लियामेंट में क्या है, लेजिस्लेचर है, तो ये एक लेजिस्लेचर चेक ओवर जुडिशरी हो गया कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो नंबर ऑफ जजेस बढ़ा सकते हैं। और वही जो जजेस को अपॉइंट कौन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और हाई कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और प्रेसिडेंट कौन है, एग्जीक्यूटिव है। इन हाई कोर्ट द नंबर इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट दोनों में प्रेसिडेंट कर रहा है, हाई कोर्ट के जजेस को भी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी अपॉइंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट। लेकिन जो नंबर चेंज करने की बात आएगी कि एक्सटेंड करना है, अभी कितने मेंबर्स हैं सुप्रीम कोर्ट में अभी 33 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और प्लस सीजीआई हैं, तो टोटल कितने हो गए 34। ओरिजिनली कितने थे, सीजीआई थे प्लस 7 जजेस थे, तो ओरिजिनली 7 जजेस प्लस सीजीआई थे। अभी करेंटली कितने हैं, 33 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं प्लस सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो टोटल 34 मेंबर्स हैं प्रेजेंट में। लेकिन अगर इसका नंबर और बढ़ाना है तो कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट। कौन सी मेजॉरिटी से, सिंपल मेजॉरिटी से। बाय लॉ इट मीन्स कि सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट पास करके नंबर इंक्रीज कर सकती है। वहीं अगर हाई कोर्ट के जजेस का नंबर चेंज करना है तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देते हैं, तो ये प्रेसिडेंट इसको बढ़ा सकते हैं। द नंबर इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रीलिम्स 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नंबर बढ़ाने की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है कि पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट के पास है। अगर हाई कोर्ट का पूछा जाता तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाता। अपॉइंटमेंट कौन करता है, जो हाई कोर्ट के जजेस की जो मैक्सिमम एज हो सकती है, कितनी हो सकती है, 62। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जज की एक मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है, 65 ईयर्स। उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। तो अपॉइंट किसने किया, प्रेसिडेंट ने किया बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी और हाई कोर्ट के जजेस को भी। लेकिन अपॉइंट हो गया, हाँ। अब अपॉइंटमेंट करता कौन है, कोलेजियम सिस्टम चलता है हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। क्या चलता है, कोलेजियम सिस्टम चलता है। सुप्रीम कोर्ट में जो कोलेजियम सिस्टम होता है उसमें 5 मेंबर्स होते हैं, सीजीआई होते हैं और 4 चीफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, और सीजीआई होते हैं और 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं। वही हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम होता है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं। और अगर किसी जज को ट्रांसफ़र करना है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट, आई मतलब इनपुट, ओ मतलब आउटपुट। तो जैसे कि इनपुट मतलब कि जिस स्टेट में हाई कोर्ट में उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है और जिस स्टेट से किया जा रहा है उसको आउटपुट। तो सीजीआई होते हैं 4 चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं और सीजीआई ऑफ दैट हाई कोर्ट, और सीजीआई ऑफ दैट हाई कोर्ट जिससे उन जज को ट्रांसफ़र किया जा रहा है और जिस स्टेट में किया जा रहा है उस स्टेट के सीजीआई ऑफ हाई कोर्ट। तो एचसीआई क्या है, हाई कोर्ट ऑफ दैट जज जिसमें आ रहे हैं, हाई कोर्ट
SCO क्या है, हाई कोर्ट ऑफ दैट जज जिस स्टेट से ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो ये होता है कॉलेजियम सिस्टम। अब इसका क्रिटिक क्या है, इसको क्यों कॉलेजियम सिस्टम को मतलब क्रिटिसाइज़ किया जाता है? प्रोसेस इज़ ओपेक, मतलब क्या चल रहा है अंदर किसी को नहीं पता है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, एलिगेशन ऑफ फेवरेटिज्म एंड बायस। अब क्या अंदर क्या हो रहा है, बायस भी हो सकते हैं, एलिगेशन फेवरेटिज्म भी हो सकता है, रिजल्ट इन यूज वैकेंसी। अब इसमें वो डिसाइड करते हैं, फिर वो प्रेसिडेंट को भेजते हैं, लॉ मिनिस्टर को भेजते हैं, तो एग्जीक्यूटिव भी इसमें पार्ट, मतलब कॉलेजियम सिस्टम ने रिकमेंड किया नाम। अब वो एग्जीक्यूटिव के पास जाता है, अब वो वहाँ पे डिले हो जाता है, तो डिले हो जाता है जिसकी वजह से यूज वैकेंसी है, अफेक्ट फेडरलिज्म, amount to rewriting the constitutions, judicial monopoly over appointment not seen in any democracy। कि एक जुडिशियल मोनोपोली हो गई कि ये डिसाइड कर रहे हैं, बाहर किसी को पता ही नहीं है, तो ऐसा किसी और डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं देखा गया। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इसने क्या किया था, स्ट्रक डाउन कर दिया था। किसको स्ट्रक डाउन कर दिया था? जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो पार्लियामेंट ने पास करके बनाया था, इसको 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। इसमें क्या हुआ था, इन्होंने क्रिएट किया था NJC। अब इसमें कौन कौन मेंबर थे? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं कॉलेजियम सिस्टम में, उनके पास क्या होता है, वीटो पावर होता है। वीटो मतलब कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोल दिया ना, तो फिर माना नहीं जाएगा, कि फिर उस पर्सन को ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जज ऐसा सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। इनमें से किसी में भी उनको जज सिलेक्ट, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वीटो पावर चलता है कॉलेजियम सिस्टम में। लेकिन जो NJC था, इसमें क्या था, नो वीटो फॉर NJC। तो रीज़न इनने क्यों वायलेट किया था, नो वीटो फॉर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंडिपेंडेंस को अफेक्ट कर रहा था। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या है, पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन वो है कि जिसके बिना हो ही नहीं सकता, कि इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री। अगर आप उसमें से इंडिया में से डेमोक्रेसी हटा देंगे तो इंडिया नहीं रह जाएगा। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन, जो कहीं लिखा नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, लेकिन ये जुडिशरी इंटरप्रिटेशन है कि अगर डेमोक्रेसी क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन का पार्ट है। इसी तरह से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन में जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके हम बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब इन्होंने क्यों बोला कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को अफेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या डाल दिया, लॉ मिनिस्टर, 2 एमिनेंट पर्सन, 2 अदर सीनियर मोस्ट चीफ सुप्रीम कोर्ट जज एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब लॉ मिनिस्टर क्या है, एग्जीक्यूटिव है, 2 एमिनेंट पर्सन। अगर NJC में से इन मेंबर्स में से 2 पर्सन ने भी, किसी ने भी मना कर दिया, तो फिर वो उस पर्सन को ऐसा जज सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। और 2 एमिनेंट पर्सन कौन हो सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर चूज़ कर रहे हैं, CGI लीडर ऑफ अपोजिशन फ्रॉम लोकसभा। तो अगर किन्हीं 2 पर्सन ने भी मना कर दिया, तो फिर वो पर्सन ऐसा सिलेक्ट नहीं होगा। CGI का तो वीटो पावर भी नहीं चल रहा है, तो ये एक तरह से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को हार्म कर रहा था। तो इस रीज़न से सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, स्ट्रक डाउन कर दिया है। इंक्लूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव, लॉ मिनिस्टर को एग्जीक्यूटिव का इंक्लूजन कर दिया। नो क्राइटेरिया फॉर एमिनेंट पर्सन को ये कौन सेलेक्ट कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर, CGI, और कोई क्राइटेरिया भी नहीं बताया कि किस बेसिस पे एमिनेंट पर्सन को सिलेक्ट कर रहा है। तो एक ये हो गया। फंक्शन ऑफ NJC रिकमेंड। दूसरा, अब एक इन्होंने क्या डाला था संशोधन करके, कि पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट एज CGI चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड जजेस और ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस, ये NJC बनाया। और उनका फंक्शन क्या है NJC का, वो लिखा था कि अगर जजेस के हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफ़र करना है तो ये करेंगे। अगर CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को या किसी जज को, हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज को, या तो इन सबको अगर सिलेक्ट करना है तो ये काम कौन करेगा, NJC करेगा। लेकिन इनको जो मेंबर्स थे, इससे
ये इन रीजंस की वजह से इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। तो अब एनजेसी नहीं है, अब सारा काम कौन करता है, कोलेजियम सिस्टम ही करता है। क्वालिफिकेशन, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है, किसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया सकता है। पहली बात तो वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, दूसरी बात वो एडवोकेट होना चाहिए 10 साल हाई कोर्ट में, तीसरा जज होना चाहिए हाई कोर्ट में 5 साल, एडवोकेट होना चाहिए 10 साल, जज होना चाहिए 5 साल, कहाँ पे, हाई कोर्ट में, या तो एमिनेंट पर्सन या जूरिस्ट पर्सन होना चाहिए एक किसकी नज़र में, प्रेसिडेंट की नज़र में। तो ये 4 कंडीशन है कि जिसको क्वालिफिकेशन फॉर सुप्रीम कोर्ट की जज की। अब जो मैनर है, जो प्रोसेस है सिलेक्ट करने का, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, ये कहाँ पे डिफाइन है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। तो प्रोसेस का मेंशन नहीं है। अभी हम ये एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जजेस इंक्वायरी एक्ट 68 इसमें प्रोसेस मेंशन है किसका, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हमें रिमूव करना है तो हम कैसे करेंगे, रिमूव करने के लिए लोकसभा में 100 एमपी जो हैं स्पीकर को बोलेंगे और नोटिस देंगे, और अगर राज्यसभा में ये रिजोल्यूशन पास हुआ है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है, रिमूव करना है, तो 50 एमपी नोटिस देंगे किसको, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। लोकसभा में 100, राज्यसभा में 50 मे सबमिट द नोटिस टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन, स्पीकर इन द लोकसभा, चेयरमैन इन दी राज्यसभा फॉर रिमूवल। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर में एक्सेप्ट और रिजेक्ट द नोटिस। प्रिसाइडिंग ऑफिसर रिजेक्ट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है उन पर। इफ़ एक्सेप्टेड, अगर ये एक्सेप्ट हो गया तो कमेटी एक बनाई जाएगी, 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाएगी। उसमें कौन कौन होगा, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे और डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होंगे, ठीक है। इफ़ द कमिटी फाइंड द जज गिल्टी, अगर गिल्टी हो गया है, मतलब कि बोला कि ये गिल्टी हैं, तो रिपोर्ट इज सेंड टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। फिर रिस्पेक्टिव प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास वो रिपोर्ट जाएगी और फिर अपने अपने हाउस में क्या होगी, वोटिंग होगी सेपरेटली। लोकसभा में भी रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट की वोटिंग होगी और राज्यसभा में भी। और ये वोटिंग कौन सी चाहिए हमें, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। हमें क्या चाहिए, टोटल स्ट्रेंथ कितनी, कि अगर लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं तो उसका हमें 50% चाहिए, मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। और राज्यसभा में जितने मेंबर है उसका मोर देन 50%, विच एवर इज हायर। अगर हमें 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग मिल गई या मोर देन 50% ऑफ जो भी हायर हो जाएगी उस मेजॉरिटी को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद द जज शाल स्टैंड रिमूव आफ्टर द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। फिर प्रेसिडेंट के असेंट के बाद उनको रिमूव कर दिया जाएगा। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय अ स्पीकर। नो, अभी पढ़ा कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर में एक्सेप्ट और रिजेक्ट द नोटिस एज पर द जज इंक्वायरी एक्ट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन अगर मे एक्सेप्ट और रिजेक्ट बाय द स्पीकर लिखते और लिखते कि इस एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, तब भी ये गलत हो जाती। क्यों, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ये कहाँ पे मेंशन है, एज पर द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। The Constitution of India define and give details of what constitutes incapacity and proved misbehavior of the judges of Supreme Court. No. अगर देखो आर्टिकल 61 टॉक अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, और वहाँ पे एक ग्राउंड मेंशन है कि अगर प्रेसिडेंट ने वायलेट किया कॉन्स्टिट्यूशन को तो उनको इम्पीच कर दिया जाए, और वो एक लौता एक ही ग्राउंड मेंशन है। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का, हाई कोर्ट के जज को हटाने का ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में ग्राउंड मेंशन नहीं है। ग्राउंड मेंशन प्रेसिडेंट को हटाने का है, वो भी अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करते हैं तो, और वो भी एक ही ग्राउंड मेंशन है। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। द डिटेल ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर गिवन इन द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। येस,
प्रोसेस कहाँ पे मेंशन है, 1960, ये जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। जो इम्पीचमेंट वर्ड है वो प्रेसिडेंट के लिए यूज़ किया गया है, बाकी सबको रिमूव करने के लिए, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हों, इन सबको हटाने का एक ही प्रोसेस है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हटाने का, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के जजेस को हटाने का, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने का एक ही प्रोसेस है, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। तो इन सब के लिए वर्ड यूज़ हुआ है रिमूवल, और जो इम्पीचमेंट वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के लिए यूज़ हुआ है। वैसे ये स्टेटमेंट सही है। द डिटेल जो है कहाँ पे मेंशन है, जजेस इंक्वायरी एक्ट। इफ द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ अ जज इज टेकन अप फॉर वोटिंग के लिए ले लिया, ठीक है, द लॉ रिक्वायर द मोशन टू बी बैक्ड बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड सपोर्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड बाय नॉट लेस 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। येस, इट इज़ करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3rd and 4 ओनली। सी, सैलरी एंड ओथ। जो जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी सैलरी कहाँ पे मेंशन है, शेड्यूल 2 में। और भी लोगों की, प्रेसिडेंट की ओथ तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, आर्टिकल 60 में। ओथ शेड्यूल 3 में मेंशन है। नो पर्सन हु हैज़ हेल्ड ऑफिस एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शाल प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एक बार जो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए फिर वो हाई कोर्ट या किसी और कोर्ट में वर्क नहीं कर सकते एज अ जज या लॉयर, लेकिन हाई कोर्ट के जज एज अ सुप्रीम कोर्ट में काम कर सकते हैं। अब एक होता है रिटायर्ड जज और एक होता है एडहॉक जज। एडहॉक जज और रिटायर्ड जज के बारे में क्या बोला है, देखो, जो नॉर्मल जजेस होते हैं उनके बारे में 124 में आर्टिकल 124 में बात की गई है। अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। और जो रिटायर्ड जजेस होते हैं और एडहॉक जज होते हैं, एडहॉक जज आर्टिकल 127 किसके बारे में बात करता है, एडहॉक जज के बारे में। 128 आर्टिकल 128 बात करता है रिटायर्ड जज के बारे में। अगर हमें इनको चुनना है तो इनको कौन चुनता है, CGI चुनते हैं, लेकिन विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। तो नॉर्मल जजेस को कौन अपॉइंट कर रहा था, प्रेसिडेंट, लेकिन एडहॉक जजेस और रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट तो कर रहे हैं CGI बट विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने में प्रेसिडेंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। नॉर्मल जजेस को तो खुद ही प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं और रिटायर्ड जज और एडहॉक जज को CGI अपॉइंट करते हैं, लेकिन विद प्रायर अप्रूवल, मतलब पहले वो प्रेसिडेंट की परमिशन लेते हैं। तो यहाँ पे हमें अगर एग्जाम्पल देना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव चेक ओवर जुडिशरी। प्रेसिडेंट क्या है, एग्जीक्यूटिव है, तो प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव चेक रख रहे हैं ओवर द जुडिशरी। अब एडहॉक जज क्या होते हैं, टेम्परेरी जज होते हैं कि सिर्फ, और ये कहाँ से आते हैं, हाई कोर्ट से आते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की कमी हो रही, इफ़ कोरम इज़ इन सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट मेट, कि तो CGI क्या करेंगे, कैन ऑर्डर हाई कोर्ट जजेस, किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट जज को वो ऑर्डर दे सकते हैं टू अटेंड द सुप्रीम कोर्ट जज और फिर सुप्रीम कोर्ट, और फिर उनको वो बाइंडिंग हो जाएगी, ही कैन नॉट डिनाई, उनको वो मानना ही पड़ेगा। उनको पहले सुप्रीम कोर्ट का काम करेंगे वो, फिर उसके बाद वो हाई कोर्ट के जज का काम करेंगे। ऐसे नहीं कि पहले हाई कोर्ट के जज को वो प्रायोरिटी दे रहे हैं। कंडीशन मैंने, और वहीं रिटायर्ड जज के क्या होते हैं, CGI कैन ऑर्डर रिटायर्ड हाई कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट। रिटायर्ड जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे, तो CGI इन दोनों में से किसी को भी ऑर्डर दे सकते हैं टू अटेंड द सुप्रीम कोर्ट अगर कोरम नहीं मैच कर रहा है। तो कंडीशन क्या है, प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, यहाँ भी और यहाँ भी दोनों में प्रायर परमिशन चाहिए। कंसल्टेशन विद CGI, यहाँ पे जब हाई कोर्ट के जज को हम बुलाते हैं एज अ एडहॉक जज, तो यहाँ पे उस जिस हाई कोर्ट के वो जज हैं उस हाई कोर्ट के जज CGI से हम कंसल्ट करते हैं। कौन, CGI कंसल्ट करते हैं। जज शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। ऐसा नहीं कि किसी भी हाई कोर्ट के जज को बुला ले, वो क्वालिफाई होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए, 10 साल होना, एज अ एडवोकेट होंगे या 5 साल जज होंगे, या प्रेसिडेंट को लगता है कि ही इज़ अ जूरिस्ट पर्सन, एमिनेंट पर्सन, तो ऐसे। और यहाँ भी रिटायर्ड हाई कोर्ट जज शुड बी क्वालिफाइड टू बी, अगर कोई हाई कोर्ट के जज रिटायर हो गए हैं, अगर उनको भी बुला रहे हैं तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह एलिजिबल होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए।
कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वो होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कोई मतलब जजमेंट दे दिया है तो वो एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बन जाता है कि अगर वैसा कोई केस आया तो उस जजमेंट को तजब्बु दी जाती है कि उस वैल्यू दी जाती है। वर्डिक्ट हैव एविडेंशियरी वैल्यू, एक वैल्यू दी जाती है। जजमेंट आर यूज एज अ प्रेसिडेंट बाय लोअर कोर्ट, और अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया तो वो हाई कोर्ट उसको फॉलो करेंगे, और अगर हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया तो उसको लोअर कोर्ट्स फॉलो करेंगे। स्पेशल फीचर्स क्या हैं कोड ऑफ रिकॉर्ड्स के? पावर टू रिव्यू वन ओन डिसीजन, कि मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट दिया है, अगर अगली बार उनके पास वैसा केस आता है तो वो अपनी ही जजमेंट को पलट भी सकते हैं। पावर टू पनिश फॉर कंडेम, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस की कोई निंदा करता है तो उनके पास ये पावर है। लोअर कोर्ट के पास पावर ऑफ कंटेम्प्ट नहीं है टू पनिश। सीट फॉर सुप्रीम कोर्ट, अभी सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? दिल्ली में है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट सीजीआई चाहे तो वो कहीं और भी बैठ सकते हैं। 4 जगह है। क्योंकि साउथ में जो है उनके लिए सुप्रीम कोर्ट दूर पड़ जाएगा, तो इसीलिए कैन सिट इन अदर प्लेस ऑल्सो, अगर सीजीआई चाहे तो। कहाँ कहाँ पे? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली। और लेकिन अगर सीजीआई चाहे विद मे डिसाइड विद प्रेसिडेंट अप्रूवल, पहले वो प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेंगे उसके बाद ही वो डिसाइड करेंगे। ऐसे नहीं कि सीजीआई चाहे तो कहीं भी सुप्रीम कोर्ट जाके चालू कर दिया। जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की कई सारी जुडिक्शन होती है। रेड जुरिस्डिक्शन होती है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है, रिव्यू होती है, स्पेशल वो एपिलेट जुरिस्डिक्शन होती है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होती है। तो ये क्या होती हैं? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वो होती है जहाँ पे प्रेसिडेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि कोई भी मैटर होगा तो वो डायरेक्ट मैटर कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। अगर सेंटर और स्टेट के बीच कोई भी मनमुटाव या कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो वो किसके पास जाएगा? डायरेक्ट जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास नहीं जाएगा, या सेंट्रल या स्टेट या मोर देन 2 स्टेट्स। तो एक ये क्वेश्चन देखते हैं। अ डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हमें पता करनी है सुप्रीम कोर्ट की। तो यस, अगर इनके बीच में डिस्प्यूट हुआ तो कहाँ किसके पास जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा डायरेक्ट। अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन टू हायर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और दैट ऑफ लेजिस्लेटर ऑफ स्टेट, नहीं। अगर एमएलए एमएलसी इनका इलेक्शन डिस्प्यूट हो जाता है तो कहाँ पे जाएगा? किसके पास जाएगा? ये जाएगा हाई कोर्ट के पास भी जा सकता है। तो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट की। अ डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी, नहीं, यूनियन टेरिटरी की मैंने बात नहीं की, तो नहीं। अ डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट, अगर 2 राज्यों के बीच का डिस्प्यूट है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, ये भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। तो 1 and 4 करेक्ट आंसर सी। जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एपलेट जुरिस्डिक्शन क्या होती है? एपलेट मतलब होती है अपील करना। अपील कहाँ की जाती है? कि अगर लोअर कोर्ट ने, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कोई जजमेंट दी तो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और अगर हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो ये होती है एपलेट जुरिस्डिक्शन। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर पे है तो केस इन्वॉल्व इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिविल मैटर पे कि अगर जनरल इम्पोर्टेंस केस इन्वॉल्व अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इम्पोर्टेंस, और अगर हाई कोर्ट रिवर्ट लोअर कोर्ट जजमेंट एंड गिव अ पनिशमेंट ऑफ नॉट लेस देन 10 years, कि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो सबसे पहले वो सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाते हैं। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट ने की जजमेंट को हाई कोर्ट ने रिवर्स कर दिया, उसके बाद उनने पनिशमेंट दे दी मोर देन पनिशमेंट ऑफ नॉट लेस देन 10 years, मतलब 10 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट दे दी, तो उसको अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और कोई मैटर है क्रिमिनल सिविल केस का जो जनरल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इम्पोर्टेंस, किसी कानून से रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो सिविल मैटर वो कहाँ पे चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना है तो भी वो सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाएगा। इसको बोलते हैं एपलेट जुरिस्डिक्शन, की जो मतलब लोअर कोर्ट से फिर हायर कोर्ट में जा रहा है।
स्पेशल लीव पिटीशन, लीव मतलब होता है परमिशन, परमिशन होता है। सुप्रीम कोर्ट मे ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट ऑर्डर इन एनी कॉज और मैटर पास्ड बाय और मेड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है। Advisory jurisdiction. Supreme Court shall have power to review any judgment pronounced or order made by it. सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिव्यू पिटिशन। अभी की क्वेश्चन है यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट देखो, अ हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज, कि हाई कोर्ट के पास रिव्यू पावर तो है लेकिन किसके जैसी, सुप्रीम कोर्ट के जैसी नहीं। हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज नो। ये स्टेटमेंट क्यों गलत है? अब यहाँ देखो, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में गई तो ये अपील हुई, हाई कोर्ट से हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट को अपनी रिव्यू करना है, कोई उन्होंने जजमेंट दी तो पहले किसने सुना? सिंगल बेंच ने सुना। सिंगल बेंच में कौन होता है? ओनली वन जज। आप मेरी हैंड राइटिंग को इग्नोर करें। हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच, फिर जो रिव्यू, अगर हाई कोर्ट की को अपनी रिव्यू करनी है कोई जजमेंट तो पहले वो सिंगल बेंच ने सुनी थी, उसके बाद वो डिवीजन बेंच सुनती है, मतलब कि मल्टीपल जज, मोर देन वन। तो रिव्यू में यहाँ पे जजेस, नंबर ऑफ जजेस इंक्रीज हो गए। वहीं आप सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट एपीलेट जुरिडिक्शन, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दी है रिव्यू पिटीशन और अगर उस पर कोई पिटीशन लगा दिया रिव्यू पिटीशन तो सेम बेंच के पास जाएगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, नंबर ऑफ जजेस इंक्रीज हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे सेम बेंच मतलब नंबर ऑफ जजेस सेम रहेंगे। तो इसीलिए बोला गया है कि एज द हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज नहीं। सुप्रीम कोर्ट की सेम बेंच सुनती है, लेकिन यहाँ पे सिंगल बेंच सुन रही थी, फिर डिवीजन बेंच ने सुना। लेकिन आप यहाँ देखिए, एक और जो क्यूरेटिव पिटीशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। अगर रिव्यू पिटीशन भी समझो कि आपकी रिव्यू पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट ने, बाइंडिंग नहीं होती कि आपने रिव्यू पिटीशन डाला तो ये सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है कि उनको वो रिव्यू पिटीशन लेनी है कि नहीं, और आप उनको ओरल नहीं देंगे, रिटर्न में लिख के देंगे। तो जो क्यूरेटिव पिटीशन होती है उसके बाद भी एक ऑप्शन है कि क्यूरेटिव पिटीशन लगा सकते हैं आप, और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट के पास ऑप्शन है कि रिजेक्ट करने का। ये क्यूरेटिव पिटीशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। रिवाइजरी जुरिडिक्शन, ये है ये जो भी हमने पढ़ा, रिव्यू पिटीशन with reference to Indian judiciary, consider the following statement. Any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India. Yes, अगर किसी रिटायर्ड जज को रिटायर्ड जज आर्टिकल 128 में अगर कोरम मैच नहीं कर रहा है तो सीजीआई क्या करेंगे, प्रेसिडेंट के अप्रूवल से उन रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को या हाई कोर्ट के जज को बुला लेंगे, लेकिन वो उनकी मर्जी है, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते, वो मना कर सकते हैं। लेकिन जब एडहॉक जज की तरह एज अ सिटिंग जज के हाई कोर्ट को बुला रहे थे तो वो मना नहीं कर सकते, वो बाउंड हो जाते हैं। तो ये हमारी स्टेट कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट, any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit by the Chief Justice with prior permission of President of India. Yes, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन अगर उन पे ये बाइंडिंग नहीं रहती है वो उनको मना भी कर सकते हैं, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। ये बात एक्स्ट्रा पॉइंट है, नोट करके रखना। ये हमने अभी देख लिया, तो ये हमारी सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि हाई कोर्ट के सिंगल बेंच से डिवीजन बेंच के पास जाती है और रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट की सेम बेंच के पास जाती है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, वन ओनली। एडवाइजरी जुरिडिक्शन, आर्टिकल 143 में के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, एडवाइस मांगते हैं। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इसमें एडवाइस मांगते हैं। किससे मांगते हैं, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगते हैं, बट ही इज़ नॉट बाउंड टू गिव दैट एडवाइस। और जो भी एडवाइस लेते हैं, जितनी भी एडवाइस, लीगल एडवाइस मांगते हैं कि पब्लिक, तो वो ओपन कोर्ट में होती है कि पब्लिक को अवेयर होती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट। तो अब क्या वो खुद से देते हैं ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव, नहीं। इफ़ ही सीक सच एन एडवाइस, प्रेसिडेंट अगर चाहे तो ही वो एडवाइस देते हैं, और उसके बाद भी उन पर वो बाउंड नहीं होती है। तो ये हो जाएगी क्या, गलत।
फर्स्ट स्टेटमेंट गलत। सेकंड, इफ़ प्रेसिडेंट सीक सच एन एडवाइस, तब वो एडवाइस दे सकते हैं, तो ये हो जाएगी सही। ओनली इफ़ द मैटर रिलेट टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, नो, ऐसा तो कहीं नहीं पढ़ा कि फंडामेंटल राइट के रिलेटेड ही, नहीं, गलत है। तो हमारी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 ओनली। अदर इम्पॉर्टेंट प्रोविजन, आर्टिकल 168 सुप्रीम कोर्ट जुडिक्शन कैन बी एनलार्ज बाय द पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अगर नंबर बढ़ाना है तो कौन करेगा? पार्लियामेंट बाय लॉ। सुप्रीम कोर्ट कैन ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर और इटसेल्फ। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई केस है एक हाई कोर्ट में चल रहा है तो वो दूसरे हाई कोर्ट में भेज सकता है अगर वो चाहे तो। आर्टिकल 139A के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट कैन ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर और इटसेल्फ, या तो खुद अपने पास भी वो केस बुला सकते हैं। और आर्टिकल 141, द लॉ डिक्लेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट शाल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कानून बनाया है तो वो सारे कोर्ट्स पे बाइंडिंग है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे लोअर कोर्ट्स हो। एब्सोल्यूट पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट की मतलब कि ये एब्सोल्यूट पावर की कोई चीज़, द सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिडिक्शन मे पास सच डिक्री और मेक सच ऑर्डर एज इज़ नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस। कि कोई कानून नहीं है लेकिन कंप्लीट जस्टिस करना है तो सुप्रीम कोर्ट जुडिक्शन दे सकते हैं, उनके पास ये पावर है अंडर आर्टिकल 142 के तहत टू डू अ कंप्लीट जस्टिस। रूल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 145 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाए जाते हैं विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें जो भी सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनेंगे वो किसकी अप्रूवल से होंगे? प्रेसिडेंट के अप्रूवल से होंगे। सुप्रीम कोर्ट कैन मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग जनरली द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट, कि कैसी प्रोसीजर होना चाहिए, ये सब विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट से हो सकता है। द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस टू डिसाइड ऑन मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और मैटर अंडर आर्टिकल 143 शाल बी 5। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है या कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी उससे रिलेटेड बात होती है तो जो जजेस ऑफ बेंच होती है वो मिनिमम 5 से स्टार्ट होती है। कि अगर और फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11 और नंबर चलते हैं। क्यों और नंबर क्यों चलते हैं, इवन नंबर क्यों नहीं चलते? ताकि ड्रॉ ना हो, कि कोई भी डिसीजन हो तो वो मतलब अगर ड्रॉ ना हो इसीलिए इवन ऑड नंबर सिलेक्ट किया गया है कि 5, 7, 8, 9, 13। केशवानंद भारती केस जजमेंट वो 13 जजेस ने सुनी थी। क्यों? क्योंकि वो 11 जजेस से तो स्टार्ट ही हुई थी। कहाँ पे थे? मिनिमम नंबर ऑफ जजेस, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5। अगर स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई मैटर है और अगर उसको 11 जजेस ऑफ बेंच ने सुन ली, जैसे कि 11 जजेस ने सुना तो वो मैटर को फर्दर फिर उससे ऊपर और ऊपर वाली बेंच सुनेगी। ऐसा नहीं कि 11 जजेस ने सुना उसके बाद उसको 13 नंबर ऑफ जजेस वाली बेंच सुनेगी, 9 नंबर ऑफ बेंच वाली जजेस नहीं सुनेगी। और मिनिमम 5 से तो स्टार्ट ही होती है। ऑल डिसीजंस टू बी टेकन बाय मेजॉरिटी जजमेंट, कि कोई भी डिसीजन होगा तो मेजॉरिटी जजमेंट से सिलेक्ट किया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। In next lecture we will study about High Court, Subordinate Court, नालसा, लोकपाल। स्टे ट्यून। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे लेक्चर्स को लाइक करिए। थैंक यू।